नमस्ते। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आपने फ़ोन पर मुझे बताया कि मैम हरिहर काका के प्रश्नोत्तर करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा हो कि ये आप टिप्पणी हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स में एक हिंदी फन पर लिखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं प्रश्नोत्तर आपके सामने आपको समझाऊं। इसके पहले प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखना चाहिए बोर्ड परीक्षा में, इस पर मैं आपको 2 मिनट बताऊंगी। कुछ बातें विशेष ध्यान रखने की हैं। पहली तो ये कि वह प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ ही उत्तर हमारा बनने लगता है, एक मानसिक नक्शा बन जाता है। दूसरा, प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो हमें लगभग 25 शब्द 30 शब्द हो सकते हैं ज़्यादा, या 2 से 3 लाइन। अगर प्रश्न 3 नंबर का है तो 4 या 5 लाइन, अर्थात 45 से 50 शब्द। और अगर प्रश्न 5 और 6 नंबर का है तो आपको लगभग 8-9 लाइन में उत्तर लिखना चाहिए। और इसके लिए आपको शब्द अपना पता होना चाहिए कि आपके खुद के एक पंक्ति में कितने शब्द आते हैं। गिनने नहीं बैठते हैं एग्जाम में, पर लगभग हमें पता होता है कि हमारी हैंडराइटिंग में लगभग 10 आते हैं। पर बड़ी हैंडराइटिंग है तो शायद कम आएंगे, और छोटी है तो ज़्यादा आएंगे। तो ये ध्यान रखने की कुछ बातें हैं। तीसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न 2 हिस्सों में बटा है तो उत्तर भी हमें 2 हिस्सों में ही लिखनी चाहिए। आपकी लापरवाही बहुत भारी पड़ती है जब आप प्रश्न का केवल एक भाग लिखते हैं और हड़बड़ाहट में उत्तर लिखने बैठ जाते हैं, तो इससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है और आपको लगता है मैं बहुत अच्छा करके आया हूँ। तो ये बातें तो है ही, इसके साथ ही जो निबंधात्मक प्रश्न है या जो विश्लेषणात्मक प्रश्न है, उन प्रश्नों में आपको कुछ शब्द और कुछ गाइडलाइन बना लेनी चाहिए। जैसे आप लेखन कौशल में बनाते हैं तो उससे आप ट्रैक पर रहोगे। और अंतिम बात है ध्यान रखने की कि हमेशा प्रश्न सकारात्मक हो, प्रश्न का उत्तर, और आपका समाधान मूलक टिप्पणी हो, तो इससे आपका प्रभाव बहुत अच्छा बढ़ेगा। मैं हरिहर काका के प्रश्न आपके सामने समझाना शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। ये फिर 2 हिस्सों में है, क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। अब आप इसको फोकस इसी पर करेंगे कि संबंध क्या है, कि हरिहर को वो काका बोलते हैं और मिथिलेश्वर अर्थात कथावाचक लेखक हरिहर काका के पड़ोस में रहते हैं। गांव में अपनापा बहुत होता है, प्रेम का संबंध होता है। तो लेखक की माँ बताती है कि जब लेखक बहुत छोटे हैं तभी से मिथिलेश्वर को कंधे पर बिठाकर हरिहर काका गांव में घुमाने ले जाते हैं। थोड़े से जब बड़े होते हैं तो उनका प्यार और बढ़ जाता है। इस तरह पहला कारण पड़ोस में रहना, दूसरा एक आत्मीयता का संबंध। इस तरीके से आपने देखा कि क्या संबंध है, काका और भतीजे जैसा, बाप बेटे जैसा संबंध हो गया। कारण क्या है, पड़ोस में रहना। बड़े होने पर भी ये संबंध उनका और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब हरिहर मिथिलेश्वर शहर पढ़ने चले जाते, लेकिन जब लौट कर आते तो वो सारी बातें हरिहर को सुनाते हैं और उनसे एक वैचारिक दोस्ती हो जाती है, एक खुलेपन का रिश्ता। यहाँ ये बात भी समझने की है कि दोस्ती न वर्ग देखती है, न जाति देखती है, न उम्र देखती है। जहाँ हमारे विचार मिलने लगते हैं वहीं हमारी दोस्ती होने लगती है। तो ये दोस्ती भी कौन सी कहलाती है, वैचारिक दोस्ती। तो स्पष्ट हुआ है प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है आपका कि हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। तो श्रेणी का अर्थ क्या है, कैटेगरी। आपको याद होगा कि जब वो थाली वाला हादसा हुआ, भोजन वाला हादसा हुआ, उसके बाद एक मन में दरार पैदा हो गई और उसके बाद जो संबंध सामने आए, अभी तक तो ठीक ही चल रहा था कि घर में भी हरिहर खुश ही थे और ठाकुरबाड़ी भी एक धार्मिक संस्थान थी, कभी कभार चले जाते थे। लेकिन उस दिन के बाद जो हुआ उससे उनके सामने क्या आ गया कि भाई लोग सच्चा प्यार नहीं करते हैं, सच्चा स्नेह नहीं करते हैं।
वो उनकी 15 बीघा जमीन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं और इसी स्वार्थ के चलते वो उनकी सेवा करते हैं। और वहीं ठाकुरबाड़ी के महंत का पर्दाफाश हो गया, क्योंकि उन्होंने भी इसी जमीन को हथियाने के लिए हरिहर काका के सामने लोग परलोक की बातें की, डराया, और फिर जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी करने से भी नहीं हिचके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वार्थ, लोभ, लालच दोनों के अंदर ही बराबर था और दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। आपका तीसरा प्रश्न है, ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा के जो भाव हैं उससे उनकी किस मनोवृत्ति का पता चलता है? इस प्रश्न का उत्तर निबंधात्मक या थोड़ा लंबा लग रहा है, तो इसमें आपको देखना है कि गांव में जो ठाकुरबाड़ी है, कहानी में पढ़ा था कि धार्मिक वृत्ति हमारे अंदर बैठी हुई होती है। जन्म से ही हमारे घर के संस्कारों में हमें धार्मिक बना दिया जाता है। तो धार्मिक संस्थाएं हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, इन सब के प्रति अदृश्य रूप से हम एक श्रद्धा रखते हैं। लेकिन जब हमारे कुछ काम सफल होने लगते हैं तो हमारी कृतज्ञता और अधिक बढ़ जाती है। गांव में चूँकि शिक्षा नहीं होती, अंधविश्वास ज़्यादा फैला होता है, तो गांव के लोग कुछ और अधिक धार्मिक होते हैं। वो तर्क और विज्ञान नहीं जानते धर्म की जगह पर। तो यहाँ किसी के घर में कुछ हो, चाहे खलिहान से अनाज आए, तो वो उसका सबसे पहला हिस्सा ठाकुर जी के लिए चढ़ाएंगे। किसी के घर में कोई मंगल उत्सव हो, चाहे विवाह हो, शादी हो, मुंडन हो, जनेऊ संस्कार हो, हर अवसर पर वो ठाकुरबाड़ी और संतों के नाम कुछ दान दक्षिणा जरूर देंगे। तो इससे हमें कौन सी मनोवृत्ति, धार्मिक मनोवृत्ति का पता चलता है। और इसके क्या कारण है? कारण भी आपको क्लियर हो गए कि एक तो वो बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं, दूसरे शिक्षा इतनी नहीं होती है कि वो हर चीज को तर्क पर सिद्ध करने की कोशिश करें। ये प्रश्न हो गया आपका। अगला प्रश्न है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से बड़े भाई साहब का संदर्भ मुझे लेना होगा कि बड़े भाई साहब कहानी में भी आपने देखा था, अनुभव को वरीयता दी गई। लेखक ने सिद्ध किया था कि हेडमास्टर साहब 1000 रुपये में खर्च नहीं चला पाएंगे, जबकि हेडमास्टर साहब की अनपढ़ माँ अच्छी तरह खर्च चला लेंगी। यही बात यहाँ है कि जैसे जैसे जिंदगी के अनुभव बढ़ते हैं, हमारे ज्ञान के चक्षु भी खुलने लगते हैं। वही हरिहर काका के साथ हुआ। तो हरिहर काका अनपढ़ थे, लेकिन उनका दिमाग खुला हुआ था, आंखें और कान खुले हुए थे। उन्होंने अपने गांव में ऐसे बहुत लोगों के किस्से देखे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन समय से पहले ही अपने घर के लोगों को दे दी या अपनी पूरी जायदाद दे दी। रमेशर की विधवा का उदाहरण भी उन्होंने दिया कि जब उन्होंने, उनके घर के लोगों ने उनसे वो ज़मीन और जायदाद हत्या ली, उसके बाद उन्हें रोटी रोटी को मुहताज कर दिया। तो इस तरह के अनुभव हरिहर काका के पास बहुत सारे हैं और यही कारण है कि उन्होंने किसी भी स्थिति में फिर अपनी ज़मीन देने से मना कर दिया। तो ये अनपढ़ होते हुए भी, किताबी ज्ञान नहीं होने के बाद भी लोगों के पास अनुभव का ज्ञान होता है। ये बात हमें अच्छी तरह जाननी चाहिए। अगला प्रश्न है, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे? उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? फिर प्रश्न 2 हिस्सों में है। तो उठा ले जाने वाले कौन थे? कहानी के आधार पर आसान सा उत्तर है कि ठाकुरबाड़ी के संत, ठाकुरबाड़ी के जो महंत थे, धीरे धीरे धार्मिक संस्थाएं हमारे ही पैसे से बहुत शक्तिशाली होती जाती हैं और जो उधर के उत्तराधिकारी होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। आप वर्तमान में भी बहुत सारे प्रसंग, आसाराम जी, राम रहीम,
आप देखते हैं कि इन संस्थाओं ने उत्तराधिकारियों के खिलाफ किसी की आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो इधर भी ठाकुरबाड़ी के कुछ लोग तो बहुत ही श्रद्धालु हैं। महंत जो बोलेंगे वो आंख बंद करके करेंगे, क्योंकि वो यही मानेंगे कि ये ईश्वर का आदेश है। तो जिनको उन्होंने कहा कि अब हमें हरिहर काका के साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ेगा तभी हरिहर काका सीधी राह पर आएंगे, तो उन्होंने उनका आधी रात को ताकत के बल पर अपहरण तक करवा लिया। तो कौन थे वो लोग? ठाकुरबाड़ी के महंत के अंडर में उनकी आज्ञा से, उनके आदेश से काम करने वाले पुजारी और श्रद्धालु लोग, जिन्होंने उनका अपहरण किया। अब दूसरा था कैसा बर्ताव किया? बहुत खराब बर्ताव किया। उन्हें भोजन नहीं दिया, कमरे में बंद कर दिया, मुंह में कपड़े ठूसे, हाथ पैर बांध दिए और जबरदस्ती अंगूठे का निशान लगवाने की कोशिश की। यह आपका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी और उसके क्या कारण थे? तो गांव के लोग अशिक्षित थे, श्रद्धालु थे, आपको पहले ऑर्डर में ही होते हैं प्रश्न, आपको पता ही लग गया कहानी के लिए। अब उनकी क्या राय थी? तो जब ये कांड हुआ, जब ये हादसा हुआ और शोर पूरे गांव में हो गया, तब गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ तो हरिहर काका के साथ थे, उनकी राय थी कि घर में रहते हैं, घर के भाई भी तो अपने ही हैं, ना सही हरिहर की सगी ना पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन भाई और भाइयों की जो पत्नियां हैं, जो भतीजे हैं, वो सब परिवार के ही तो लोग हैं। हरिहर को अपनी ज़मीन उन्हीं को देना चाहिए। और एक दूसरा जो पक्ष था वो थे ठाकुरबाड़ी के महंत के पक्षधर थे, उनका धार्मिक श्रद्धान था। और जो दूसरा पक्ष था वो थे ठाकुरबाड़ी के महंत और उनके आने वाले श्रद्धालु लोग, जिनका मानना था कि हरिहर का अपना कौन है, ये सारे मोह और माया के रिश्ते हैं। हरिहर को अब अपना पूरा पैसा, ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देना चाहिए, इसी से उनका लोक और परलोक सुधरेगा। तो इस तरीके से दो हिस्सों में लोग बट गए थे और दोनों की अपनी अपनी राय थी। और लोगों का काम क्या है? राय बनाना, कुछ भी घटा कि किसी के भी बारे में कुछ बोलना। तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा? अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। मिथिलेश्वर ने कहा कि हम जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हमें मृत्यु से डर लगता है। कहानी के आधार पर हमने हरिहर काका को देखा है कि पहले उन्हें भी मृत्यु से डर था, लेकिन जब उन्होंने अपने अनुभव से घर घर की कहानी को सुना, उनके ज्ञान के और अनुभव के चक्षु खुले, तो उन्होंने कसम खा ली कि मुझे रमेशर की विधवा जैसा अपना हाल नहीं करना है, मुझे रोटी रोटी और दाने दाने को मोहताज नहीं होना है, मुझे अपने भाइयों के सामने हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि अगर आज मैंने ये ज़मीन इन्हें दे दी तो कल के दिन ये हमसे क्या बर्ताव करेंगे किसको पता। और ना ही हमें ठाकुरबाड़ी के नाम लिखना है, क्योंकि उनका स्वार्थ भी उनके सामने आ गया था। तो इस तरीके से जब सत्य सामने आ जाता है तो हम मृत्यु से डरना भी बंद कर देते हैं। और हरिहर ने भी यही सोचा कि कल मरना है तो आज मर जाएं, ऐसे मरना ज़्यादा अच्छा है बजाय तिल तिल कर मरने के। जीते जी मरने से एक दिन मरना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए कहा गया कि अज्ञान की स्थिति में ही डर लगता है, ज्ञान होने पर तो हम बिल्कुल निडर और साहसी हो जाते हैं। तो प्रश्न उत्तर आपने बहुत अच्छी तरह से सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, विश्लेषण करना भी आ रहा है।
अगले प्रश्न कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो मैं चाहती हूँ कि उनके लिए एक स्पेशल विशेष वीडियो बना दूँ। तो इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ। आप अपने सुझाव और टिप्पणी हमारे चैनल पर देते रहिए।